तो जिस तरह से हम लोगों ने ये सारी चीजें देखी, सारी डिफिनेशन देखी, एक केस देखा, अब हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि वो जो सारी चीजें हमने सीखी वो यहाँ अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो कह रहे हैं कि 1 ग्राम स्टीम है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस का है, उसे उसे यूज करना है बर्फ जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है उसको पिघलाने के लिए। तो जरा देखिए, जब स्टीम आप भेजेंगे तो स्टीम जब एनर्जी देगी तो वो कंडेंस हो जाएगी। कंडेंस होने के बाद क्या होगा? कंडेंस होने के बाद वो पानी बनेगा जो कि 100 डिग्री सेल्सियस की होगी। अगर बर्फ बहुत सारी है तो उसको पिघलाने में अभी भी वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये कब तक कंट्रीब्यूट कर सकता है? जब तक ये पूरा पानी खुद 0 डिग्री सेल्सियस का ना हो जाए, तब तक ये बर्फ को क्या कर सकता है? पिघला सकता है। ये प्रॉब्लम मिक्सिंग की नहीं, आपसे एक एस्टिमेशन पूछा गया है कि बर्फ बहुत सारी है, 1 ग्राम स्टीम उसमें हमने ट्रांसफर कर दी। तो अगर हम देखें तो 1 ग्राम स्टीम आखिर कितना दे सकता है एनर्जी, इस बात पे गौर कर लेते हैं और फिर उसका इस्तेमाल हम बर्फ को पिघलाने के लिए करेंगे। तो 1 ग्राम देखिए स्टीम है, 100 डिग्री सेल्सियस का है। अगर ये ठंडा हो तो 1 ग्राम वाटर बन जाएगा जो कि खुद 100 डिग्री सेल्सियस का है। इसमें एनर्जी ये रिलीज करेगा क्योंकि देखिए फेज चेंज हो रहा है, जो गैसेस स्टेट है उससे लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है, तो यहाँ MLV हो जाएगा। MLV हो जाएगा 540, सॉल्व करने पर 540 कैलोरीज आएंगी। अभी पानी और ठंडा होकर पानी बन सकता है 0 डिग्री सेल्सियस का। उसके बाद ये याद रखिएगा उसमें नहीं बदल सकता है, मतलब ये आइस में नहीं बदल सकता है। तो यहाँ MS डेल्टा थीटा लग जाएगा। जो फॉर्मूला हीट गेन के लिए वही लॉस के लिए है, 1 स्पेसिफिक हीट 1 डेल्टा थीटा, यहाँ देखिए 100 हो गया। तो यहाँ टोटल 100 कैलोरी। टोटल कैलोरीज जो हमारे पास अवेलेबल है वो 640 कैलोरीज अवेलेबल है, टोटल कैलोरीज, जिसका इस्तेमाल आप बर्फ को पिघलाने के लिए कर सकते हैं। अब जरा देखिए जो क्यू अवेलेबल है वो 640 कैलोरी, इससे आप बर्फ पिघलाइए। तो मान लेते हैं लेट m ग्राम स्टीम विल, लेट m ग्राम आइस विल मेल्ट। तो अगर हम m ग्राम की बात करें तो क्या हो जाएगा बताइए, m इंटू एल एफ इज इक्वल टू 640। याद रखिएगा पानी गर्म और नहीं होगा यहाँ पे, बस सीधा मेल्ट करेगा, क्योंकि वो पूछा ही जा रहा है कि कितनी बर्फ आप पिघला सकते हैं। डिवाइड करेंगे देखिए 8 आ जाएगा, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 ग्राम। मतलब 1 ग्राम आइस लेकर, सॉरी 1 ग्राम स्टीम आप लेकर जो कि 100 डिग्री सेल्सियस का हो, 8 ग्राम बर्फ को कंप्लीटली क्या कर सकते हैं? मेल्ट कर सकते हैं, और फाइनल जो सिस्टम बनेगा उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को अगर आप देखें तो इसमें कह रहा है कि एक लेड बुलेट है जो कि 10 ग्राम की है, वो 300 मीटर पर सेकंड से जा रही है, किसी वुड ब्लॉक को वो स्ट्राइक करती है और फिर रेस्ट में आ जाती है। अब रेस्ट में आ जाती है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई? इसकी काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं लूज हुई होगी। देखते होंगे जो हमारा टारगेट है वो हीट हो जाता है। तो कह रहे हैं अज्यूमिंग 50% ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय बुलेट, इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। जो एनर्जी इसकी थी उसमें 50% बुलेट एब्जॉर्ब कर ले रही है, जिससे उसका टेम्परेचर चेंज हो जा रहा है। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहें तो इसमें भी एनर्जी कंजर्वेशन का ही कुछ कुछ हिस्सा लगाएंगे। इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv² थी, 50% वो एब्जॉर्ब कर रही है, 50% एब्जॉर्ब करके उसका टेम्परेचर राइज कर रहा है, मतलब MS डेल्टा थीटा हो रहा होगा। तो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी 50% मतलब 1/2, तो 1/2 ऑफ mv² एब्जॉर्ब करके वो MS डेल्टा थीटा हो जा रहा है। देखिए m से m क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, अगर आपने स्पेसिफिक हीट को जूल मतलब कैलोरी पर ग्राम वाले में रखा तो यहाँ आंसर जूल में आता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक हीट SI यूनिट में रखी जाए, या तो अगर इसको आप हाफ m मास kg में वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में रखते हैं तो फिर बाद में उसको कैलोरी में कन्वर्ट करें, अगर इस डेटा को आपने कैलोरी में रखा है। तो इस बात का यूनिट कन्वर्जन का यहाँ पर बहुत ध्यान रखिएगा, वरना प्रॉब्लम आपको आता हुआ गलत होने के चांसेस भरपूर रहती है। तो एस डेल्टा थीटा, यहाँ मजेदार बात है, देखिए स्पेसिफिक हीट जूल पर केजी पर केल्विन में दी है। केल्विन से मत घबराइएगा, डेल्टा थीटा सेल्सियस और केल्विन का बराबर होता है। तो 1/4 है, v² देखिए कितना है? 300 का स्क्वायर है, और स्पेसिफिक हीट हमारी देखिए कितनी है? 150 है, और डेल्टा थीटा हमें निकालना है। देखिए 1/4, 300 इंटू 300, कैलकुलेशन आसान रखने के लिए डिवाइड बाई 150 हमने कर लिया, डेल्टा थीटा कर दिया। देखिए यहाँ 2 हो गया, 2 से कट किया 2 हुआ, इसको सॉल्व किया 150 हो गया। तो डेल्टा थीटा टेम्परेचर में राइज कितना है जरा सोचिए? 150 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा था कि कैलोरी की यूनिट को बहुत ध्यान से समझिएगा, कैलोरी की यूनिट पर प्रॉब्लम आया हुआ। कह रहे हैं कैलोरी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इट इज डिफाइंड अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। यही 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो पुराने क्वेश्चन है वो नीट में रिपीट होने की भरपूर चांसेस रहते हैं। तो कह रहे हैं कि फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 एट 760 mm ऑफ Hg। 760 mm ऑफ Hg मतलब जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है।
तो यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, क्योंकि इसमें देखिए सबके लिए कहा गया है 1 डिग्री सेल्सियस के लिए ही, मतलब क्वेश्चन केवल कंडीशंस के लिए पूछा गया है। तो उसका जवाब 14.5 से 15.5 और 1 एटीएम प्रेशर पर होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मैंने कहा था कि इस प्रॉब्लम को भी ध्यान दीजिएगा। 3 लिक्विड हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट मासेस हैं, स्पेसिफिक हीट अलग अलग है, उनके टेम्परेचर अलग अलग है। तो जब इनको मिलाया जाएगा तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या होगा? तो मैंने कहा था कि जब m1s1 θ1 प्लस m2s2 θ2 डिवाइड बाय m1s1 प्लस m2s2 होगा, उसी को एक्सटेंड कर दीजिए। तो m1s1 θ1 m2s2 θ2 m3s3 θ3 डिवाइड बाय m1s1 m2s2 m3s3। तो ऑप्शन बी क्या हो जाता है इसके लिए करेक्ट चॉइस बन जाएगा। अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें तो ये भी बड़ा आसान सा प्रॉब्लम है। कह रहे हैं पीस ऑफ आइस फॉल्स फ्रॉम हाइट h so that it melts completely. Only 1/4 of heat produced is absorbed by ice and all energy of ice get converted into heat during its fall. Value of h. एक बर्फ का टुकड़ा किसी हाइट से गिर रहा है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी। कह रहे हैं लेकिन जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसका 1/4 मतलब जो mgs था उसका 1/4 एनर्जी ही इसके आइस को कन्वर्ट करने में खर्च हो रहा है और आइस को मेल्ट कराने के लिए खर्च हो रहा है। तो आपको पूछा गया है कि अगर वो गिरते गिरते सारा मेल्ट हो जाए तो कितनी हाइट से वो गिर रहा था। तो मान लेते हैं जो हमारे पास इनिशियल एनर्जी थी यू इनिशियल वो mgs थी और जो डेल्टा क्यू रिक्वायर्ड है वो mlf रिक्वायर्ड है। अब कह रहे हैं कि जो यू इनिशियल का 1/4 हिस्सा, क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, 1/4 ऑफ mgh इज ओनली यूज्ड टू मेल्टिंग द आइस। तो m से m कैंसिल हो, मास क्या था इससे फर्क नहीं पड़ता, बस h की वैल्यू हमें चाहिए। तो h इज नथिंग बट 4 टाइम्स ऑफ LF डिवाइड बाय ग्रेविटी। तो LF का 4 गुना और इनटू ग्रेविटी, सारी वैल्यूज हमें पता ही है। देखिए 4 LF हुआ 3.4 इंटू 10 टू द पावर 5 और ग्रेविटी हो गई 10। तो अगर हम h की वैल्यू निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा जरा देखिए, 13.6 इंटू 10 टू द पावर 4 या 136 इंटू 10 टू द पावर 3 क्या मीटर या 136 किलोमीटर। तो इस तरह से ऑप्शन सी इस केस में क्या हो जाएगा करेक्ट चॉइस बन जाए। तो एक इंटरेस्टिंग से प्रॉब्लम को देखते हैं। कह रहे हैं कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जो कि 4 डिग्री सेल्सियस का है और 3.5 केजी इसका वेट है। वो 2000 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, जो किसी एक स्नो माउंटेन पर गिरता है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस का है। अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर स्नो माउंटेन को हिट होने से पहले 0 डिग्री सेल्सियस का हो जाए और ऑब्जेक्ट टकराने के तुरंत बाद रेस्ट में आ जाए, तो आपसे पूछा गया है कि कितने बर्फ को ये पिघलाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऊपर से गिर रहा है तो इसकी हाइट जो एनर्जी होगी वो mgh होगी, किसी तरह का फ्रैक्शनल रेशियो नहीं दिया है तो सारी की सारी एनर्जी हम देखेंगे बर्फ को पिघलाने में खर्च हो जाएगी। यहाँ पर देखिए मास ऑफ वो जो ऑब्जेक्ट है वो, और यहाँ पर मास ऑफ स्नो जो मेल्ट होगी वो है। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट देखिए कितना है 3.5, ग्रेविटी कितना है 10, हाइट है देखिए 2000। मास ऑफ स्नो हमें निकालना है, LF की वैल्यू 3.5 इंटू 10 टू द पावर 5 प्रोवाइड कर दी है। अगर देखा जाए तो यहाँ भी 3.5 यहाँ भी 3.5, तो मास ऑफ स्नो निकालना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं बचता है। 2000 इंटू 10 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 5 आ जाता है। देखिए 3 1 4 यहाँ 5 है तो ये बचा 0.2 क्या केजी। अगर 0.2 केजी है तो इसको ग्राम में बदल दीजिए, 200 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें तो ये एक प्रॉब्लम बहुत ही एक तरह से देखा जाए कैलकुलेटिव प्रॉब्लम होने वाली है, बड़ी आसानी से लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है अगर आप कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल जानते हैं तो। कह रहे हैं कॉपर बॉल है जो कि 100 ग्राम का है जिसका टेम्परेचर T है, वो कितना है हमें नहीं पता। कह रहे हैं कि वो किसी कॉपर कैलोरीमीटर में जिसका मास 100 ग्राम है फिल्ड विद 170 ग्राम ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पर वो किसी पानी से 170 ग्राम पानी से भरा हुआ है और कह रहे हैं कि अगर इसको हम डाल दें तो कुछ देर बाद जो सिस्टम का टेम्परेचर मिलता है मिक्सिंग के बाद वो 75 डिग्री सेल्सियस का मिलता है। तो आपसे पूछा गया है कि वो जो टेम्परेचर T था वो कितना होगा, T इज गिवन बाई शुरुआत वाला टेम्परेचर कितना होगा। तो बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल यूज करेंगे। देखिए इसमें हीट कौन लूज करेगा, तो कॉपर बॉल जिसका मास 100 ग्राम है, जिसकी स्पेसिफिक हीट 0.1 है ये दी हुई डेटा में, और डेल्टा थीटा उसका टेम्परेचर पहले T था बाद में ठंडा होकर वो 75 पर आ जाता है, दिस इज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। कोई यहाँ पर कॉपर बॉल मेल्ट नहीं हुआ है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम हीट लॉस और हीट गेन को बराबर कर सकते हैं। वैसे वो सब में हो सकता है लेकिन हम बड़ी आसानी से इस हीट गेन वाले प्रोसेस को भी लिख सकते हैं। अब ये हीट गेन कौन करता है, तो कैलोरीमीटर पानी के साथ रखा हुआ है, तो अगर पानी हीट लेगा तो अकेले पानी नहीं बर्तन भी गर्म होगा। तो यानी कि बर्तन ने हीट ली तो बर्तन का मास देखिए 100 ग्राम है,
उसकी स्पेसिफिक हीट कॉपर कैलोरीमीटर है तो 0.1 है। उसका टेम्परेचर शुरुआत में कितना था जरा देखिए, रूम टेम्परेचर पर था, रूम टेम्परेचर से वो 75 पर गया। तो यानी कि मैंने कहा था हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर करते हैं और रूम टेम्परेचर इन्होंने 30 दे के रखा है। प्लस ये जो बर्तन है, बर्तन के अंदर पानी है वो भी लेगा स्पेसिफिक हीट, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 है, वो भी 30 डिग्री सेल्सियस पर था, तो 75 से 30 पर हो गया। तो अब ये हीट लॉस है और ये हीट गेन करने वाले बर्तन और पानी है, और हीट लॉस करने वाला केवल कॉपर बॉल है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ देखिए 100 इंटू 0.1 10 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे देखिए t माइनस 75 हुआ, उधर की तरफ करेंगे 10 और देखिए 45 बचा, फिर इधर की तरफ लिखते हैं तो 170 हो गया और इधर भी 45 बचा। देखिए 0 0 सब में कट कर दिया गया, t माइनस 75 इसको ऐड कर दीजिए, देखिए 45 प्लस इसको ऐड करते हैं तो कितना आएगा 76, और उधर ऐड हो गया जाके 45 प्लस 765 प्लस 75, ऐड होने पर ही हमारा आ जाएगा 885। ऐड होने पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी याद रखिएगा 885 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, कह रहे हैं वाटर ऑफ वॉल्यूम 2 लीटर, 2 लीटर को 2 केजी मान लीजिएगा, ठीक है। इन ए कंटेनर इज हीटेड विद कॉइल ऑफ 1 किलोवाट एट 27 डिग्री सेल्सियस। 1 किलोवाट पर 27 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा वाटर है वो पहले मौजूद है, 1 किलोवाट से उसे हीट करना है। कह रहे हैं लिड ऑफ कंटेनर इज ओपन, जैसे बर्तन का ढक्कन हम खोल के रख देते हैं, गर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें जो हीट डिसिपेशन है, मतलब हीट लॉस जो एयर में हो रहा होगा वो 160 जूल पर सेकंड हो रहा है। कह रहे कितना टाइम लगेगा अगर हमें सब्जेक्ट का टेम्परेचर 27 से 77 डिग्री सेल्सियस ले जानी हो, जबकि हीट ऑफ वाटर दे दिया है 4.2 किलो जूल, मतलब 4200 जूल पर केजी हमें प्रोवाइड कर दिया गया है पर डिग्री सेल्सियस। तो बड़ी आसानी से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 1 किलोवाट का हीटर है, उसमें से ये अमाउंट जो है वो क्या कर रहा है, लूज हो रहा है। तो याद रखिएगा जो हीट सप्लाई है वो कौन दे रहा है, हीट सप्लाइड जो है वो कितनी है 1000 वाट में 160 जूल पर सेकेंड लूज कर रहा है एनवायरमेंट के थ्रू, ठीक है, इनटू टाइम मान लेते हैं इतने टी समय में वो क्या कर पाएगा, हमारे पानी को गर्म कर पाएगा। 1000 सप्लाई कर रहे थे, 160 जूल पर सेकेंड लूज कर जा रहा था, तो एक्चुअल में नेट हीट सप्लाइड ये। अब हीट गेन देखिए कितना होगा, और हीट गेन चाहिए किसे, हीट गेन चाहिए तो इस पानी को जिसका टेम्परेचर 27 से 77 जा रहा है, उसकी स्पेसिफिक हीट हमें प्रोवाइड कर दी गई है, तो हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें लगेगा ms डेल्टा थीटा, देखिए मास कितना है 2 है, स्पेसिफिक हीट कितनी है 4200 है, डेल्टा थीटा 77 से 27 से 77 है मतलब 50 है। अब इन दोनों को आपस में इक्वट कर दीजिए, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 840 ऑफ टी, दिस इज 2 4200 इंटू 50, देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 20 हो गया तो टी की वैल्यू और इधर 100 हो गया, सॉल्व करेंगे तो ये 5 हो गया। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 500 सेकंड्स, 500 सेकंड्स मतलब 8 मिनट 20 सेकंड का आंसर करेक्ट हो जाएगा।